Today we are going to discuss about agriculture finance. So first of all we understand the meaning of agriculture finance. फाइनेंस क्या होता है? जो भी हम लोन लेते हैं या फिर हमारे जो फार्म में जितने भी पैसे की जो रिक्वायरमेंट है वो हम कैसे फुलफ़िल करें. हमारी जो वेरियस एक्टिविटीज़ होती हैं लाइक हम सीड्स खरीदेंगे, फर्टिलाइज़र खरीदेंगे, पेस्टिसाइड्स खरीदेंगे, उनको खरीदने में के लिए भी जो भी हमें फ़ंड की रिक्वायरमेंट है या फिर हमें जो भी एक्टिविटी करने के लिए फ़ंड की रिक्वायरमेंट है लाइक सोइंग, टीलेज ऑपरेशन, हार्वेस्टिंग, तो उन सब फंड की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए हमें पैसे कहाँ से लेने हैं और उनको हमें कैसे एलोकेट करना है डिफरेंट एक्टिविटीज़ में ऑन द फार्म. तो ये सब हम डील करते हैं एक ब्रॉड सब्जेक्ट जो कि एग्रीकल्चर फाइनेंस है और ये किसके अंदर आता है? एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के अंदर. तो एग्रीकल्चर फाइनेंस जनरली मीन्स स्टडिंग, एग्जामिंग and analyzing the financial aspect pertaining to farm business. कि फार्म बिजनेस में फाइनेंशियल आस्पेक्ट कौन कौन से हैं जिससे के थ्रू हम मनी को कैसे हम स्टडी कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर में कौन कौन सी मनी आस्पेक्ट होते हैं उनको स्टडी करना और कहाँ कहाँ उनकी ज़रूरत होती है मनी की एंड एनालाइज करना द फाइनेंशियल आस्पेक्ट पर्टेनिंग टू द बिजनेस विच इज़ द कोर सेक्टर ऑफ इंडिया. ठीक है, जो एग्रीकल्चर है वो क्या है? कोर सेक्टर है इंडिया का. इसलिए हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम फाइनेंशियल आस्पेक्ट को समझें एग्रीकल्चर में. द फाइनेंशियल आस्पेक्ट इंक्लूड करता है मनी मैटर कि मनी किस किस जगह चाहिए, रिलेटिंग टू प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड देयर डिस्पर्सल, यानी कि स्टार्ट होता है कि हम कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं हमने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को और फिर उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना यानी कि उनकी मार्केटिंग करना. तो वहाँ पर कौन कौन से हमें फाइनेंशियल आस्पेक्ट की ज़रूरत है, मतलब कहाँ कहाँ हमें मनी की ज़रूरत है. ओके, तो इन सब की स्टडी हम करते हैं एग्रीकल्चर फाइनेंस में. इसकी डेफिनेशन आती है, सबसे पहले मुरे ने एग्रीकल्चर फाइनेंस को डिफाइन किया था एज एन इकोनॉमिक स्टडी होती है बोरोइंग फंड बाय द फार्मर. फार्मर कैसे फंड को उधार में लेता है, द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशन, और जो फार्म के लिए जो लैंड करती है एजेंसी जो कि उधार दे रही हैं एजेंसीज की, वो प्राइवेट मनी लेंडर है या फिर कोई इंस्टीट्यूशंस है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, कोऑपरेटिव है, कौन फार्मर को उधार दे रहा है मनी, बोरो कर रहा है फंड, उनका कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, ऑपरेशन की जो तरीके उन वो क्या है, एंड सोसाइटी इंटरेस्ट इन क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर. ओके, ये सब ये दी थी ये वाली डेफिनेशन मुरे ने. और टेंडम और डॉन्डेल ने क्या दी थी? डिफाइन एग्रीकल्चर फाइनेंस एज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स. ये एक एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की ब्रांच है जो कि डील करती है विद फाइनेंशियल रिसोर्सेज रिलेटिंग टू इंडिविजुअल फार्म यूनिट. इसने इसको डिफाइन किया है एज अ माइक्रो इकोनॉमिक्स के रूप में, इसलिए जो बेस्ट डेफिनेशन है वो ये वाली थी. अब हम देखते हैं कि नेचर एंड स्कोप क्या है एग्रीकल्चर फाइनेंस के. एग्रीकल्चर फाइनेंस माइक्रो लेवल पे भी हम इससे डील कर सकते हैं. माइक्रो यानी कि एक इंडिविजुअल फार्म के बेसिस पर, और एक मैक्रो लेवल यानी कि हैज अ होल इकोनॉमी, पूरी एग्रीकल्चर आ जाएगी इसमें. जैसे एक विलेज है, यदि हम उसमें एक इंडिविजुअल फार्म की स्टडी कर रहे हैं तो वो आ जाती है हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो फाइनेंस यहाँ पे. और यदि हम उसको पूरे गांव के जितने भी फार्म्स हैं, जितने भी फार्मर्स हैं, उनकी स्टडी कर रहे हैं तो वो आ जाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो फाइनेंस. ओके, तो मैक्रो लेवल पे कैसे डील करते हैं हम एग्रीकल्चर फाइनेंस को? मैक्रो फाइनेंस डील्स विद डिफरेंट सोर्सेज ऑफ राइजिंग फंड फॉर एग्रीकल्चर एज अ होल इन द इकोनॉमी. यानी कि एक पूरी विलेज है, उसमें जितने भी फार्म हैं वो क्या क्या तरीके अपनाएंगे कि उनका फार्म में जो फंड है वो राइज हो. तो वो सारे जब हम उन सब की स्टडी करेंगे तो वो मैक्रो लेवल में आ जाएगा, यानी कि जितने एक गांव के अंदर जितने भी फार्म हैं उन सब की हम स्टडी कर रहे हैं. इट ऑल्सो डील्स विद द लैंडिंग प्रोसीजर कि, और ये किस किस चीज़ से डील करता है कि कैसे उधार देने की क्या प्रोसीजर है, यानी कि जो इंस्टीट्यूशंस अपनाते हैं कि उन्हें क्या क्या उन्हें कुछ पेपर्स भरने पड़ेंगे, कुछ बॉन्डिंग साइन करनी पड़ेगी, जो भी प्रोसीजर है वो सब इसमें आ जाता है. रूल्स एंड रेगुलेशन की क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है? मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चर क्रेडिट इंस्टीट्यूशन को मॉनिटर करना, कंट्रोल करना.
क्योंकि यदि जैसे कि प्राइवेट मनी लेंडर होते हैं, उन पर किसी का कंट्रोल नहीं होता, तो फिर वो कैसी अपनी प्रैक्टिस करते हैं, उनकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होती, वो एक तरह से शोषण करते हैं फार्मर्स का। उनकी क्या करवा लेते हैं, उनसे साइन करवा लेते हैं और उसी जो पेपर होता है उसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसलिए रूल्स एंड रेगुलेशन का होना बहुत ज़रूरी है और उनको कोई ना कोई मॉनिटर करना ज़रूरी होता है। ओके, तो फिर यदि हम एक सिंपल समरी के रूप में देखें तो मैक्रो फाइनेंस क्या होता है, ये फाइनेंस देना होता है, यानी कि क्रेडिट नीड को पूरा करना होता है, फंड की नीड को एग्रीकल्चर एट अ एग्रीगेट लेवल, यानी कि पूरा फार्म आ जाएगा। यदि एक पूरी डिस्ट्रिक्ट है तो उसमें जितने भी फार्मर्स हैं वो सब आ जाएंगे, तो एक एग्रीगेट लेवल पे हम मैक्रो फाइनेंस को पढ़ते हैं। अब आता है माइक्रो फाइनेंस। अगर माइक्रो फाइनेंस में हम एक ही अकेले व्यक्ति के ऊपर बढ़ते हैं, चाहे तो वो एक अकेला फार्मर हो सकता है, या एक अकेला उस फार्मर का फार्म हो सकता है, या फिर एक अकेली कोई भी कंपनी हो सकती है, बिजनेस हो सकता है, एक अकेला, यानी कि इंडिविजुअल लेवल पे हम पढ़ते हैं। माइक्रो फाइनेंस रेफर्स टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ इंडिविजुअल फार्म बिजनेस यूनिट, ओके, and it is concerned with the study and how the individual farmer consider various sources of credit, quantum of credit to be borrowed from each source, and how he allocate the same among the alternative uses within the future। देखिए, जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनके अल्टरनेटिव यूज होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो कैसे होते हैं, स्केर्स होते हैं, उनकी कमी होती है, लेकिन जो ह्यूमन की बांट है वो अनलिमिटेड होती हैं। इसलिए हमें क्या ज़रूरत है कि हम अपने रिसोर्सेज को अल्टरनेटिव यूजेज में इस तरह से क्लासीफाई करें कि हमारी नीड फुलफिल हो जाए। ओके, ग्रीड नहीं, क्योंकि ह्यूमन की जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो हमारी नीड को पूरी कर सकते हैं, हमारी ग्रीड को नहीं। ठीक है, तो हम इस तरह से एलोकेट करें कि हमारी नीड फुलफिल हो जाए। तो इसी तरह माइक्रो फाइनेंस में क्या होता है कि एक जो अकेला इंडिविजुअल फार्मर है वो क्या क्या तरीके अपनाएगा कि उसके पास जो क्रेडिट का जो सोर्स है और जो भी उसने लिया है क्रेडिट का सोर्स कितनी क्वांटिटी में लिया है, वो उसको इस तरह से एलोकेट करे कि उसके वेरियस अल्टरनेटिव यूज भी फुलफिल हो जाए इन फ्यूचर में भी। जैसे कि मान लीजिए उसने किसी फार्मर ने अभी फंड को क्रेडिट किया किसी फंड को, ठीक है, क्रेडिट लिया इंस्टीट्यूशन से और उसने अभी जो उसके फार्म में जो नीड थी उसमें उसने लगा दिया और जो बचा कुचा फंड था उसने वो जमा कर दिया ताकि वो फ्यूचर में भी उसका यूज कर सके। तो इस तरह से ताकि वो फ्यूचर में भी एलोकेट कर सके, ठीक है। और ये इट इज़ ऑल्सो कंसर्न विद द फ्यूचर यूज ऑफ फंड, ठीक है, कि वो फ्यूचर में किस तरह से अपने फ़ंड को यूज करेगा। उसने क्रेडिट लिया, उसकी एग्रीकल्चर नीड पूरी हो गई, उसका प्रोडक्शन हार्वेस्टिंग हो गई, उसने बेच दिया अपना प्रोड्यूस, उसे जो रुपए मिले उसने क्रेडिट भर दिया अपना, क्योंकि उसने लोन लिया था ना, तो उस लोन को फुलफिल करने के बाद उसके पास जो पैसा बचता है और जो भी अपनी फैमिली नीड को पूरी करने के बाद तो उसके पास जो पैसा बचता है वो जमा कर देगा ताकि वो आगे आने वाले समय में उसको फिर से क्रेडिट ना लेना पड़े और वो उसी फंड से अपनी एग्रीकल्चर प्रोसीजर को पूरा कर ले। तो ये फ्यूचर एस्पेक्ट से भी डील करता है माइक्रो फाइनेंस। मैक्रो माने कि पूरा एग्रीगेट हो गया, माइक्रो यानी कि एक इंडिविजुअल लेवल पे, इतना याद रखना। अब हम एक बार डिफरेंस पढ़ लेते हैं इसके बीच में। अब इससे हमारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ये एक तरह से समरी टाइप हो गई इन दोनों के बीच में, हम इन दोनों को समझेंगे अब। माइक्रो फाइनेंस एंड मैक्रो फाइनेंस, इसकी मीनिंग क्या होती है? ये इट इज़ एन इंडिविजुअल बेस्ड कंसेप्ट होता है, ये मैंने बताया था, ये इंडिविजुअल बेस्ड कंसेप्ट होता है और ये एग्रीगेट है, ये पूरी इकोनॉमी से डील करता है। मैक्रो फाइनेंस सर्विसेज टू लो बेस्ड कंसेप्ट टू फर्निश फाइनेंशियल सर्विसेज टू लो इनकम इंडिविजुअल हु हैव नो एक्सेस टू फाइनेंस इन अ कन्वेंशनल वे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये उन लोगों की फाइनेंस नीड को कंप्लीट करता है जिनकी इनकम लो है और जिनको असेस नहीं है फाइनेंस को लिए कन्वेंशनल वे, मतलब कि वो कन्वेंशनल वे से फाइनेंस को नहीं ले पाते हैं, तो उन लो इनकम वाले लोगों की फाइनेंस की नीड को ये पूरी करता है। और मैक्रो माने कि जो कि पूरी की पूरी इकोनॉमीज में आ गई, ठीक है, विच इज़ नॉट फ्रेम्ड फॉर एनी पार्टिकुलर ग्रुप टू ग्रो द इकोनॉमी एट अ नेशनल लेवल। इसमें कोई पार्टिकुलर ग्रुप नहीं आता, जैसे कि एक अकेला फार्मर नहीं आएगा इसमें, इसमें पूरी इकोनॉमी आ जाती है, ठीक है। नेशनल लेवल पे हम कैसे इकोनॉमी की ग्रोथ कर सकते हैं ये आ जाता है, ठीक है।
तो हमने पढ़ा था जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है उसमें जी ग्रॉस नेशनल इनकम ये सब आ जाता है, ठीक है। फिर आता है इसका कंसेप्ट क्या है। अब माइक्रो फाइनेंस इज अ नैरो कंसेप्ट एंड फोकसेज ऑन द नीड ऑफ एन इंडिविजुअल, और ये ब्रॉड कंसेप्ट है और ये फोकस करता है एज अ होल नेशन, ठीक है, ये पूरे नेशन की नीड को देखता है। अब वाई होम, इट इज़ प्रोवाइडेड बाई माइक्रो फाइनेंस कंपनीज, ये किसके द्वारा प्रोवाइड होता है, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के द्वारा। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये वाली चीज़ें याद कर लेना कि माइक्रो फाइनेंस किन किन के द्वारा प्रोवाइड होता है। एक तो हो गई हमारी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज, फिर हो गया सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। और माइक्रो फाइनेंस इन्वॉल्व करता है लार्ज एंटिटीज लाइक गवर्नमेंट, बिग कॉरपोरेशन, इसमें कॉरपोरेशन जो फार्मर्स मिलके कॉरपोरेशन बना लेते हैं वो भी इसमें आ जाता है, बैंक आ जाती हैं और सम बिग प्राइवेट लैंडर्स आ जाते हैं मैक्रो में। अब मनी इन्वॉल्व, अब देखिए माइक्रो फाइनेंस में हम इंडिविजुअल लेवल पर डील कर रहे हैं तो इसमें जो मनी इन्वॉल्व होती है वो भी स्मॉल अमाउंट की होती है, लेकिन जो मैक्रो फाइनेंस है उसमें हम पूरी एक एग्रीगेट, एक पूरी इकोनॉमी के लेवल पे हम वर्क कर रहे हैं, तो इसमें जो मनी इन्वॉल्व होती है वो भी लार्ज पोर्शन में होती है। और इसमें टाइम पीरियड कितना होता है माइक्रो फाइनेंस में, इट इज़ एन एंडलेस एक्टिविटी होती है विच गोज ऑन एंड ऑन। क्या होता है कि एक इंडिविजुअल फार्मर को मनी की ज़रूरत तो पड़ती रहती है फॉर वेरियस फार्म ऑपरेशंस के लिए, तो फिर ये ऐसी प्रोसेस है जो कि एंडलेस चलती रहती है, इसका कोई स्टॉपेज नहीं है, ओके। और ये कैसी है, इट इज़ फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होती है, और जो माइक्रो फाइनेंस है ये स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होती है, जैसे कि 2 ईयर्स हो गई और 3 ईयर्स, इट मीन्स इट एज प्री डिटरमाइंड टेन्योर होता है। ये जो माइक्रो फाइनेंस है ये एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशनल लेवल पे हम वर्क करते हैं पूरी इकोनॉमी के लिए। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक प्री डिफाइंड टाइम होता है, यानी कि जैसे शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं उसमें हमारा टाइम कितना होता है 18 से 6 मंथ से 18 मंथ तक। तो एक प्री डिटरमाइंड टेन्योर होता है कि हमें जो जिनने भी ये लोन लिया है उनको ये फुलफिल करना है इतने टाइम पीरियड में, ओके। अब इसमें रिस्क लेवल कितना होता है माइक्रो फाइनेंस में, देयर इज़ अ रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट दैट एन इंडिविजुअल में नॉट पे, ठीक है। डिफ़ॉल्ट हो सकता है जैसे मनी लेंडर है या फिर कोई किसी से भी उनने लोन लिया या फिर कोई भी जो उनकी ज़मीन, जैसे लैंडलेस फार्मर होते हैं वो किसी की ज़मीन के पे काम कर रहे हैं, जैसे लैंडलॉर्ड्स, उनको क्या दिया, लोन दिया। तो क्या हुआ, उनने जो बॉन्ड लिखी थी, उनने जो रिसिप्ट लिखी थी कि तुम जो भी उसमें कंडीशंस लिखी थी कि हम इन कंडीशन पर तुम्हें लोन दे रहे हैं, तो हो सकता है कि वो उस रिसिप्ट को बाद में चेंज कर दें, तो हो गया ना डिफ़ॉल्ट। तो डिफ़ॉल्ट हो सकता है यानी कि बदल सकते हैं बॉन्ड को, रिस्क को, प्रॉमिसेस को वो बदल सकते हैं। देयर इज़ नो रिस्क एट ऑल बिकॉज द मेन एम इज़ टू गिव बेनिफिट टू द इकोनॉमी। अब इसमें क्या होता है कि इसमें कोई रिस्क नहीं है क्योंकि इसमें बेनिफिट दिया जाता है, यानी कि इसमें पूरी इकोनॉमी का फ़ायदा होता है, ठीक है। अब आता है इफेक्ट। अब देखिए इट हैज़ अ डायरेक्ट इफेक्ट होता है ऑन एन इंडिविजुअल, क्योंकि इंडिविजुअल है वो बोरो कर रहा है, फंड को उधार ले रहा है अपनी एक्टिविटीज़ के लिए, इसलिए इसमें क्या होता है डायरेक्ट इफेक्ट होता है इंडिविजुअल के ऊपर। और इट हैज़ अ डायरेक्ट इफेक्ट होता है ऑन द होल इकोनॉमी, और इसमें किस पे डायरेक्ट इफेक्ट होता है, होल इकोनॉमी। यदि इसमें होल इकोनॉमी पे इफेक्ट हो रहा है तो वो इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है एक अकेले फार्मर को भी, ठीक है, और ये इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है होल पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये था हमारा माइक्रो एंड मैक्रो फाइनेंस के बीच में डिफरेंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।